हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफेसर वेक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 के इस चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इस दोनों चीज़ को हमने बेसिक लेवल पे जा करके समझा कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ इनकाउंटर किया कि ह्यूमन आई किसी चीज़ को देखता कैसे है विद द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, अगर प्लेन मिरर रहे तो इमेज कैसा बनेगा, स्फेरिकल मिरर रहे उसमें दो टाइप के मिरर्स आ जाते हैं। बेसिकली पूरे सारी चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, मूविंग ऑन, चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उससे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन। एक्चुअली अगर मिरर के केस में अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। ठीक है, एक हाईली पॉलिश सरफेस रहे जो कि मिरर रहे, सच एज मिरर की तरह रहे, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस जो कि मिरर की तरह रहे, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। उस पर गिरने वाली अधिक से अधिक किरणों को वो क्या कर देता है, वापस कर देता है। चलिए देख के समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जैसे ये हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है, अगर इस पे ये रे गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये था वो। अच्छा, ये भी सारे डेफिनेशंस या फिर लॉज या डायग्राम्स, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स, जो भी यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे बोर्ड पे आकर के, उस चीज़ों को आप लोग को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू नोट ईच एंड एवरीथिंग आई एम टीचिंग, बिकॉज हम क्या करेंगे कि चैप्टर का जैसे एंड होगा, जो मेरी लास्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की, उसके लास्ट में हम एक PDF पूरा बना करके जितना भी सारा चीज़ है क्वेश्चन के साथ हम वहाँ पे जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लें। आप यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है कि दिमाग खोल के इस चीज़ों को समझना है। तो कमिंग बैक, समझते हैं क्या होता है। जैसे ये हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है, इस पे अगर ये रे गिर रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अगर ये यहाँ पर आकर के हाईली पॉलिश सरफेस अगर ये रिफ्लेक्ट कर जाए तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये एंगल जो होता है ये मेरा होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एंगल आई क्या होता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल मेरा सबटेंड होता है वो होता है एंगल आई। द एंगल सबटेंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, वो होता है एंगल आई। अच्छा, ये नॉर्मल क्या है, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, यानी कि ये इस पे 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो एंगल आई डिफाइन कर लिया, अब एंगल आर डिफाइन करते हैं। द एंगल सबटेंड बाई रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उसको बोलते हैं हम एंगल आर। अब लॉज पे आते हैं। लॉज बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब जितने एंगल से ये इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से ये जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। दूसरा लॉ मेरे को पढ़ना है, समझते हैं क्या है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। बहुत लंबा चौड़ा हो गया, समझ में नहीं आया क्या इंसिडेंट, क्या रिफ्लेक्टेड, क्या नॉर्मल। चलिए इस चीज़ को हम लोग पानी पानी करके समझते हैं। कोई गाना है ना, पानी पानी, उसी तरीके से पानी पानी करके समझते हैं। द इंसिडेंट रे यानी कि ये, द नॉर्मल रे यानी कि ये नॉर्मल रे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जब ये इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जो प्लेन है ये तो सेम है, ये सारे एक ही प्लेन पे मीट करेंगे। फिर से समझते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जब मिलेंगे तो वो प्लेन सेम होगा। तो ये जो दो लॉ हमने पढ़ा, तो ये बेसिकली दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये जो दोनों लॉ है, ये लॉ और ये लॉ जो है, ये हमारे हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है, ये जाकर के वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीजें धीरे धीरे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इन मिरर्स पढ़ते हैं। तो मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। फर्दर स्फेरिकल मिरर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
प्लेन मिरर में हम लोग समझेंगे कि इमेज कैसा बनता है, कि कहाँ पे बनता है, कितने दूर पे बनता है, ऑब्जेक्ट अगर सामने रहे तो कहाँ पे बनेगा, दूर रहे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये सब वेरिएशन प्लेन मिरर में देखेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। और सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए भी और कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए भी, कि अगर फोकस पे इमेज रहे और ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज कहाँ पे बनेगा। इस टाइप के सारे वेरिएशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं इमेज का, कैसे क्या प्रॉपर्टीज होगा जो इमेज एक प्लेन मिरर बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर एक कैसे होगा, एक साइड पॉलिश होगा और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा। क्लियर है? ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, तो जो इमेज इसमें बनेगा, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर के जो इमेज के प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या क्या होंगे। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब है कि जैसा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा हूबहू उसी की तरह का इमेज मेरा फॉर्म होगा। और इरेक्ट मतलब कि खड़ा ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक, ये इंसान है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसका जो यहाँ पर इमेज बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ना कर कि कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मूविंग ऑन, दूसरे प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलता है कि जो इमेज का साइज है, सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम यहां पर एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे हैं इस मिरर के सामने, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगा वो आपका 5 मीटर का ही बनेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। मूविंग ऑन, तीसरे प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो बोलता है कि द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, ऐसा बताते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, आपको तो डेफिनेशंस जो भी होगा वो पीडीएफ में मिल जाएगा, पैनिक नहीं करना है डेफिनेशंस के पीछे, या फिर आप स्लोमो करके उसको सुन भी सकते हैं। ये बोलता है कि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज से, सपोज अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो इमेज भी मेरा वहाँ पर जा कर के 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। जितने दूरी पे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही दूरी पे जा कर के मेरा इमेज बनेगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, चौथा बोलता है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसको समझते हैं। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है कि लैटरली इन्वर्टेड मतलब कि खड़ा तो रहेगा लेकिन इन्वर्टेड रहेगा। अगर हम मिरर के आगे खड़ा होकर के अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर के अंदर वाला आदमी अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, फिर से हम ये बात को रिपीट करते हैं कि अगर हम मिरर के आगे हैं और हम राइट हैंड अगर अपना उठाएं तो मिरर के बाद वाला जो इमेज बनेगा, मिरर पे जो इमेज बनेगा वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। ठीक है, ये इस कहने का मतलब है लैटरल इन्वर्टेड का। अब हम फिर से एक बात और रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे जितना भी डेफिनेशंस वगैरह हम बोल रहे हैं ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस हम जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अभी तक हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या थे इमेज के जो एक प्लेन मिरर फॉर्म करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर में।
तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। समझते हैं, प्लेन मिरर में क्या था, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ये क्या था, ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन होता था और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता था। आपको स्फेरिकल मिरर में क्या होगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आपको कर्व्ड दिखेगा, ठीक है। सपोज ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर हो गया एंड दिस पोर्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल और इधर दिस पोर्शन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेस्ड ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड वी विल कैटेगराइज द स्फेरिकल मिरर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट है कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को समझते हैं। कॉन्केव मिरर जो होता है इसमें ये होता है कि इसका इनवर्ड पोर्शन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्केव मिरर आया कैसे। ये एक अगर पूरे स्फेयर रहे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके काट दें, ठीक है, दिस पोर्शन विल बी एलिमिनेटेड। ओके, ये काम हम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके आउटसाइड वाले पोर्शन को हम हाईली पॉलिश्ड कर देंगे। दिस इज नाउ पॉलिश्ड। अब क्या होगा कि इनवर्ड पोर्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ये एंगल ये आई आएगा, ये आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एंगल आई ये हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें क्या होता है कि उसका आउटवर्ड पोर्शन, द आउटवर्ड पोर्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। देखते हैं, ये मेरे को स्फेरिकल मिरर मिला, सॉरी ये मेरे को स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसे मिला। मैंने इसके इनवर्ड पोर्शन को क्या कर दिया, हाईली पॉलिश्ड कर दिया। नाउ दिस आउटवर्ड पोर्शन ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ये इंसिडेंट रे आएगी कि यहाँ पर जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर एंड दिस मिरर विल टू फॉलो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस मिरर विल टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सो बिफोर अंडरस्टैंड, इससे पहले हम देखें कि इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पोल्स होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। अगर ये स्फेरिकल मिरर है, सपोज ये कॉन्केव मिरर है, तो दिस पॉइंट जहाँ से ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड पोर्शन इज कॉल्ड पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड पोल। रेडियस सेंटर, सॉरी सेकंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज आई सेड बिफोर कि ये एक स्फेरिकल मिरर पूरे स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। सपोज ये अगर ऐसे है तो ये कुछ ऐसे एक्सटेंड रहा होगा, हमने इसके इस पोर्शन को सिर्फ यूज किया है, तो इस पूरे स्फेयर का कहीं पे सेंटर रहा होगा, तो यहाँ से लेकर के ये पोल से जो लाइन ज्वाइन होता है तो ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर से लेके पोल तक का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बेसिकली हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ये r है तो फोकल लेंथ r/2 होता है, सॉरी फोकल लेंथ r/2 होता है, बिल्कुल r/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, यानी कि 2f इज इक्वल टू r। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये लाइन जो पोल, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये आर है, सॉरी ये फोकल लेंथ है, हाँ, ये तीनों पॉइंट को जो ज्वाइन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो आगे अब देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। चलिए समझते हैं कि इमेज एक कॉन्केव मिरर में कैसे कैसे फॉर्म होगा।
देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज ये कॉन्केव मिरर है तो मेरे को ऑब्जेक्ट के 6 केसेस मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। पहला केस मेरे को जब ऑब्जेक्ट मेरा एट इन्फिनिटी रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है। दूसरा केस मेरा जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे। तीसरा मेरा जब एग्जैक्ट एट सेंटर पे रहे। चौथा केस मेरा ऑब्जेक्ट जब सेंटर और फोकल लेंथ के फोकस के बीच में रहे। पांचवा मेरा जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल के पांचवा केस मेरा हो जाएगा एट फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रहे। छठा मेरा हो जाएगा सिक्स्थ जो मेरा केस हो जाएगा वो हो जाएगा कि पोल और फोकस के बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, सब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला केस होगा मेरा एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रहेगा। तो एक क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो एक रे जो होगा वो आएगा, वो फोकस से पार हो जाएगा और फिर वो मिरर से टकराने के बाद मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आएगा, फोकस से टकराएगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। दूसरा रे जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा और मिरर में टकराने के बाद एज इट इज अपने पाथ में वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, ये दोनों रेस के इंटरसेक्शन में। तो देखो ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा जो होगा ये एट फोकस पे इसका इंटरसेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो मेरा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो होगा एट एफ। पहला नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है इमेज लेकिन नीचे है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज, ये हम सारी इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है। ये इमेज की प्रॉपर्टीज है कि पोजीशन कहाँ पे है तो एट एफ, नेचर क्या है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ टेकिंग इनटू एक्शन सेकंड केस को कंसिडर करते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाइक सेम, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था पिछले केस में, फोकस से पार करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हम पैरेलल रे लाएंगे, मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करा करके फोकस से पार करा देंगे। पहला रे ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ से आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। दूसरा रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके अपने ही पाथ में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। मिरर कहीं यहाँ पे होगा, ये एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है। अब जो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो होगा बिटवीन सी एंड एफ। एज यू कैन सी कि क्या हो रहा है कि जो एक रे, पहला रे जो था, ये पहला रे था जो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस इधर आ गया, और जो दूसरा रे था वो सी से एज इट इज आकर के अपने पाथ में चला गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, और जो कहाँ पे लाइज कर रहा है, सी एंड एफ के। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बात को समझते हैं, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये डाउन क्या बोलते हैं उसको, ये नीचे बना है, ठीक है। रियल मतलब कि फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, अगर बिहाइंड द मिरर बनता तो वर्चुअल हो जाता। साइज ऑफ द इमेज क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का अगर साइज है तो ये जो इमेज का साइज है वो छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, कमिंग टू द थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, पॉइंट सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा, पहला रे जो मेरा होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, ये आएगा, ये फोकस से पार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रे मेरा क्या होगा, हम उसको क्या कराते हैं, उसको फोकस से पार कराते हैं। अब जब फोकस से पार कराएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रिपीट करते हैं वन सेकेंड, जो पहला रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगा, वाइज वर्सा। अगर कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब जब इन दोनों रे को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो वी गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा सी के लिए वो सी पे ही होगा, ठीक है, ऑफ द सेम साइड। चलो देखते हैं पोजीशन क्या होगा एट सी। एट सी नेचर क्या होगा, अगेन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल, एंड नीचे है तो इन्वर्टेड, ठीक है। साइज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कमिंग टू द फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में मेरा जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखते कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो जो पहला रे रहेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा एंड विल पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, ये ऐसे फोकस से पास कर जाएगा। अगेन द सेकंड रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एज इट इज अपने पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऑन एक्सटेंडिंग दिस बोथ टू रेज, यहाँ पे मेरे को बियॉन्ड द सी मेरे को इसका इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो मेरा इमेज ये यहाँ पे बनेगा। तो बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो बियॉन्ड सी नेचर, अगेन फ्रंट ऑफ द मिरर तो रियल, डाउनवर्ड तो inverted, okay. Size of the image, object is smaller, image is size, so larger than object. Okay, coming to the fifth case, when the object will be at focus, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो जो मेरा पहला रे होगा, लाइक हमने पहले भी किया था कि एक हम रेज लेते थे, एक रे लेते थे, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते थे एंड वंस इट विल रिफ्लेक्ट बैक बाय द दिस मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो जाकर के मिरर से रिफ्लेक्ट करता है तो वो फोकस से जाकर के पास होगा, ठीक है। दूसरा रे जो होगा वो हम क्या लेंगे, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और वंस ये जब जाकर के मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अपने पाथ पे ही एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये दोनों रेज आफ्टर जो एक रे जो आई वो जो फोकस से पार होकर के आई, दूसरी रे जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के आई, ये जो मेरे को लग रहा है इट सिम्स लाइक पैरेलल रेज, ठीक है। और ये पैरेलल रेज है तो ये जाकर के कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और मेरा कंसेप्ट ये बोलता है कि इमेज वहीं पे फॉर्म होगा जहाँ पे ये दोनों रे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इन्फिनिटी पे एक दूसरे को काट रही होंगी, ठीक है। तो मेरा जो पोजिशन ऑफ इमेज होगा विल बी एट इन्फिनिटी, ओके। जो मेरा नेचर होगा जस्ट बिकॉज कि ये इमेज मेरे को फ्रंट ऑफ द मिरर है एंड फोकस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। साइज क्या होगा, इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, ओके। मैंने अपने वीडियो में ये टर्म पहली बार यूज किया, मैग्नीफाइड, ठीक है। अभी इससे पहले हमने यूज किया था स्मॉलर, लार्जर, ठीक है। इसके जगह पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट छोटा है तो वी कैन यूज डिमिनिश्ड वर्ड इंस्टेड ऑफ स्मॉलर, बहुत छोटा है तो हाईली डिमिनिश्ड, लार्जर वी कैन यूज मैग्नीफाइड, अगर बहुत बड़ा है तो हाईली मैग्नीफाइड। ओके, कमिंग टू द सिक्स्थ एंड लास्ट केस, ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट केस पे आते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रहेगा, ठीक है। पहला रे फिर से हम लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा, यहाँ से निकल करके इमेज से सॉरी मिरर से टकरा करके फोकस से पार करेगा, ठीक है। दूसरा रे जो मेरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है और ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जाता है, मिरर पे टकराने के बाद अपने पाथ पे एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ से गया एंड ये एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अब जब ये फर्दर रेज को हम एक्सटेंड करेंगे फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मेरे को एक चीज ऑब्जर्व होगी कि जो रेज है ये दोनों ये सीम्स टू बी डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग है, तो ये कहीं पे भी जाकर के मीट नहीं करेगी, ठीक है। फर्दर व्हाट वी कैन डू, हम आगे क्या कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा अपीयर हो रहा है कि बिहाइंड द मिरर से ये दोनों रेज आ रही हैं,
ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे को ऐसा अपीयर हो रहा है कि बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट से ये दोनों रे निकल करके आ रही है। तो जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो होगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल इस वजह से क्योंकि एक्चुअली में जो रेज है वो मीट नहीं कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं एक पॉइंट से जहां पे रे मीट कर रहे होंगे बिहाइंड द मिरर, वहां से वो आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये वर्चुअल, एंड क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बना है इस वजह से इरेक्ट। और जो साइज होगा इमेज का वो होगा मैग्नीफाइड, क्योंकि देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा ही मेरे को इमेज का साइज मिला है। ओके, तो अब हम लोग दूसरे पोर्शन में आते हैं, दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को दो केसेस सिर्फ पढ़ने हैं, एक जब एट इन्फिनिटी पे रहेगा और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एट इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है तो हम क्या करेंगे, दो रेस पैरेलल लाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, सिंस ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये क्या होगा कि जो रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी दोनों रे, उसके बाद ये मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके डाइवर्ज कर गई, लेकिन ये अपीयर होगा मेरे को ऐसे कि ये बिहाइंड द मिरर किसी एक पॉइंट से वो दोनों रेस निकल करके आ रही हैं। ठीक है, और वो पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। तो जो मेरा इमेज बनेगा उसकी पोजीशन होगी एट फोकस। ठीक है, दूसरी बात, जो मेरा इसका नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे है वर्चुअल एंड इरेक्ट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इस वजह से इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मेरा जो साइज होगा इमेज का वो होगा हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। ओके, कमिंग टू द लास्ट केस ऑफ दिस टॉपिक, इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा। ठीक है, मेरे को एक दो बात एकदम ध्यान में रखनी कि मेरे को अगर इमेज फॉर्म कराना है तो मेरे को दो रेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक दो रेस मीट नहीं करेंगी मेरे को इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मेरा ये पोल है, इधर कहीं इन्फिनिटी है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी है, तो एक रे हम लेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ये क्या होगा, ये मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, जो दूसरा रे हम लेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद वो एज इट इज अपने पाथ में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये तो दोनों रेस अब मिल कहीं नहीं रही है, लेकिन क्या होगा, मेरे को अपीयर होगा कि ये रेस कहीं बिहाइंड द मिरर से आ रही हैं। तो फर्दर ऑन एक्सटेंडिंग दिस रेस, अगर इन दोनों रेस को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरे को कहीं पोल और फोकस के बीच में कहीं मेरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो जो मेरा इमेज का पोजीशन होगा वो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, जो मेरा इसका नेचर होगा, क्योंकि वो इमेज पीछे बन रहा है मिरर के, तो वो होगा वर्चुअल एंड अबव बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इरेक्ट। ठीक है, साइज जो होगी वो होगी मेरी डिमिनिश्ड। क्लियर?